हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का शीर्षक नंबर 2, प्रवास, प्रकार, कारण और उनके परिणाम। अरे इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप थंबनेल देख करके आए हैं कि हमें पाठ का अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पढ़ना है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर ही होगा। मेरा कहना यह था कि अभी तक अगर हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं, हमने इसका 2 पार्ट में वीडियो बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। फिर एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें दोनों पार्ट एक साथ में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तो पाठ को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि पाठ में क्या क्या लिखा गया है, कि प्रवास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास के कारण क्या है और प्रवास के क्या परिणाम क्या है। इन तमाम बातें को आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेकर के हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। अति लघुत्तरीय नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष से क्या अभिप्राय है। यानी प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि जब किसी क्षेत्र में रोजगार की कमी हो जाती है या प्राकृतिक आपदा होती है तो लोग अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह को पलायन कर जाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग प्रतिकर्ष। तो प्रतिकर्ष का कारण क्या समझे? तो दो, एक रोजगार की कमी, दूसरा क्या समझे आप कि वहां की प्राकृतिक आपदा। अगर हमारे रहन सहन के हिसाब से अनुकूल हमारी मौसमी दशाएं अगर हमें नहीं मिलती है तो हम लोग उस जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं और हम लोग उस जगह को छोड़ देते हैं। क्लियर? तो प्रतिकर्ष के कारण क्या है? रोजगार की कमी। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है? वहां पर भौगोलिक आपदा। चलिए, बहुत अच्छा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं? दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं? तो दिक् परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? देखिए, दिक् का मतलब होता है दिशा। ऐसे यानी मान लीजिए कि आप किसी स्थान पर रहते हैं और किसी काम के लिए आप अपने घर से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा में जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः वापस अपने घर को आ जाते हैं और फिर अगले दिन जाते हैं, फिर आते हैं। ऐसे आने जाने को अलग होकर के, घर से अलग होकर के काम करना क्या कहलाता है? दिक् परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपके घरों में देखे होंगे कि आपके घर के सदस्य घर से 20 किलोमीटर दूर कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो रोज अपने घर से निकलता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर वहां जाकर के काम करके फिर वापस शाम को अपने घर आ जाता है। यही परिवर्तन क्या कहलाती है? दिक् परिवर्तन कहलाती है। हो गया? तो अगर दिक् परिवर्तन पूछे बता देंगे, इसमें कोई डाउट? नो डाउट। चलते हैं आगे। प्रवास किसे कहते हैं? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मुझे बताओ प्रवास क्या है, तो क्या बताओगे? तो प्रवास का मतलब होता है अपनी आवास को छोड़कर किसी दूसरे जगह जाकर के वहां पर रहना ही प्रवास कहलाता है। अगर मान लीजिए आप जिस जगह रह रहे हैं और उस जगह पर मान लीजिए आपके जो रहन सहन है या रोजगार है, व्यवसाय है, अच्छी तरह से नहीं चल रही हो, आपकी आजीविका की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो आप क्या करते हैं? उस जगह को छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाते हैं और उस जगह पर जाकर के काम करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रवास कहलाती है। तो प्रवास किसे कहते हैं, समझ गए? कि अपने आवास को छोड़ किसी दूसरे जगह जाकर के एक निश्चित समय अंतराल के लिए आप वहां पर रहते हैं, फिर वापस घर आते हैं, तो ये कहलाता है प्रवास। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपकर्ष से आप क्या समझते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन था प्रतिकर्ष और अपकर्ष का मतलब है कि आपको कोई जगह कैसे आकर्षित कर रही है। यानी दिल्ली आपको क्यों आकर्षित कर रही है? इसलिए क्योंकि वहां की जलवायु अच्छी है, वहां यातायात का व्यवस्था अच्छा है, वहां चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और वहां पर रोजगार के अच्छे अवसर हैं। अब रोजगार के अच्छे अवसर को देख करके आपका मन उस तरफ आकर्षित हो रही है, इसी को कहते हैं हम लोग अपकर्ष कारक। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अपकर्ष से आप क्या समझते हैं? यानी कोई अपनी आवास को छोड़ जब उस आवास में जाता है, उस जगह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपकर्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष समझ गए।
प्रतिकर्ष समझ गए। प्रतिकर्ष का मतलब होता है क्यों आप जगह छोड़ रहे हैं। अपकर्ष का मतलब होता है आप क्यों वहां जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बोलिए हाँ, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन 5 क्या कहता है सुनना थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है? एकदम बहुत आसान बउआ वाला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब है कि जब कोई मतलब अपनी देश को छोड़कर, जब कोई अपनी देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है तो ये प्रवास कहलाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जैसे मान लीजिए हम लोग भारत में रहते हैं और भारत से हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं, फिर इंग्लैंड 2-4 साल रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। या कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो इस तरह से एक देश को छोड़कर जब दूसरे देश में हम लोग जाते हैं ना, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाती है। कोई डाउट? अब आगे, आंतरिक प्रवास क्या है? आंतरिक मतलब देखिए, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है भाई। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि जब देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हम लोग जाते हैं और वहां जाकर के अपनी रोजगार व्यवसाय करते हैं, मैंने देश के अंदर, देश से बाहर नहीं, देश के अंदर में, तो उसको कहते हैं हम लोग आंतरिक प्रवास। देखिए, हर देश की अपनी एक बाउंड्री सीमा है कि इसके अंदर का भारत होगा और उसके बाद बांग्लादेश है या चीन है, इधर नेपाल है, इधर नहीं, ऐसे करके बटा रहता है। तो आप अगर मान लीजिए बिहार के हैं, तो बिहार से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, बिहार से आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, बिहार से आप मुंबई जा रहे हैं, लेकिन देश के भीतर में ही जा रहे हैं, देश से बाहर नहीं जा रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुत अच्छी बात। तो आंतरिक प्रवास कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए आगे हैं, अनाकर्षक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? यानी अनाकर्ष का मतलब हुआ वही प्रतिकर्ष। अनाकर्ष का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? प्रतिकर्ष। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि वैसी जगह जहां पर कोई आकर्षण नहीं है, वो जगह किसी को आकर्षित नहीं कर रही है। इसका मतलब वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, ना तो रोजगार की सुविधा है, ना ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, ना यातायात की सुविधा है, ना ही वहां की अच्छी जलवायु है। उस जगह ना हमको आकर्षित नहीं कर रही है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनाकर्ष। ठीक है, अनाकर्ष क्षेत्र माने जहां पर कोई आकर्षण हमें नहीं है। अब गौर करके देखो, क्या तुम्हें अरुणाचल प्रदेश बुला रही है? नहीं बुला रही है। हम लोग वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, जो लोग वहां के वासी हैं या उनके पहले से कोई काम सेटलमेंट है तो लोग वहां जाते हैं, लेकिन ऐसे मूल रूप से हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में जाकर के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां ना तो अच्छी रोजगार की व्यवस्था है, ना ही वहां की अच्छी जलवायु है, ना अच्छी यातायात है, मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा, कुछ भी नहीं है ना भाई। तो क्यों जाएंगे हम लोग? हमें वो आकर्षित कर रही है? नहीं। लेकिन गौर करके देखना, दिल्ली ना तुम्हें आकर्षित कर रही होगी, वहां बहुत सारे रोजगार है, घूमने की अच्छी अच्छी जगह हैं, यातायात की सुविधाएं हैं, तो तुम्हें वो अनावश्यक आकर्षित कर रहा है। कभी कभी बैठे बैठे मन करता होगा ना, चलो दिल्ली का लाल किला देख लेते हैं। ये क्या है? आकर्षण तो है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या देखने जाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 7 अनाकर्ष क्षेत्र क्या है। अब 8 देखते हैं, भारत की जनगणना के प्रवास की जनगणना किन दो आधारों पर की जाती है? जब भारत की जनगणना होती है ना, तो प्रवास दो बातों से होती है, एक जन्म स्थान और एक निवास स्थान। यानी कि भारत के जनगणना के समय लोगों के दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उनका जन्म स्थान क्या है, उसका निवास स्थान क्या है। अगर ये दोनों कॉलम पूरा हो जाती है तो प्रवास का पता स्वतः चल जाती है। ठीक है, तो जनगणना में प्रवास को जानने के लिए दो कॉलम आई, क्या आई? जन्म स्थान और निवास स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुमानित जनसंख्या कितनी है? अब देखिए, अभी तो हम लोग 2024 में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ किताब क्वेश्चन दिया है कि 2001 जब हुआ था, तब की बारी जब जनगणना हुई थी, तो उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो मात्र कितना था? तो 102.8 करोड़, मात्र इतनी जनसंख्या थी। 2 करोड़ से माने 102 करोड़ 8, इतनी हमारी जनसंख्या थी मात्र। ठीक है, अभी हम लोग कितना पर चले गए हैं? 135 चले गए ना जी, तब बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। चलिए, हमको वो नहीं सोचना है, फिलहाल ये सोचना है कि 2001 में जब जनगणना हुआ तो हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो 102 चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन से पड़ोसी देश भारत के सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? यानी कि हमारे भारत में तो कई पड़ोसी देश हैं, जिनमें पाकिस्तान है,
चीन है, भारत, नेपाल है, तिब्बत है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर से श्रीलंका है ना। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। मालदीव भी पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से प्रवासी हमारे देश में आए हैं, तो याद रखेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमारे सबसे पड़ोसी देश, जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी 30 लाख से ज्यादा प्रवासी आए हैं। और हाँ, याद रखिएगा, अगर भारत और पाकिस्तान का अगर थोड़ा सा वैमनस्यता खत्म हो जाए तो आधा पाकिस्तानी भाग आएंगे भारत। अच्छी बात है कि नहीं खत्म हो रही है, नहीं तो भारत की ऐसी जनसंख्या ज्यादा है और वो ऊपर से उधर से भाग आएगा, क्योंकि वहां बहुत सारी कठिनाइयां हैं, ठीक है ना। तो कठिनाइयां में कौन रहना चाहता है, मजा लेता है भाई जिंदगी का, तो रहेगा कठिनाई में। वहां आटा बिक रहा है 80 रुपए किलो, बताइए। चीनी बिक रहा है मान लीजिए 70 रुपए किलो, भाई महंगाई चल रही है। वो भारत में आ जाएगा दौड़ करके, लेकिन हम लोग उसको बंद किए हुए हैं, रोक लगा दिए हैं, भाई पाकिस्तानी लोग नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश से, तब बांग्लादेश से। कितना आए हैं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के कितने लोग कितने देशों में फैले हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो दुनिया के सेकेंड नंबर पर जनसंख्या में है। अभी वर्तमान में तो हम लोग 1 नंबर पर चलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एक अनुमान बताया गया है कि 2 करोड़ लोग हमारे देश के विदेश में रह रहे हैं, ठीक है। कितने देशों में, तो 110 देशों में। 110 देश हैं जहां पर भारत के लोग आपको मिलेंगे। और 110 में कितने हैं, कुल 102, सॉरी कितने करोड़, 2 करोड़। 110 देशों में 2 करोड़ आबादी जो है वहां पर रह रही है। क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको 11 क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सुनिएगा। भारत में आंतरिक प्रवास के लिए कौन राज्य प्रवासियों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। यानी भारत में कुल कितने राज्य भाई मेरे, 28। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित। अब इन राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां से लोग तेजी से पलायन कर रहे हैं, प्रतिकर्षण वहां पर ज्यादा है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अपकर्षण ज्यादा है, यानी ज्यादा वहां पर लोग आकर्षित होते हैं। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवास देखने को मिलती है, यानी कि लोग जाते हैं। किन किन राज्यों से जाते हैं वो आगे देख लेंगे, लेकिन जिन राज्यों में जाते हैं, जो राज्य अपकर्ष कर रहा है, खींच रहा है लोगों को रोजगार का अवसर, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और, ठीक है, पंजाब भी है लेकिन उतना नहीं अभी नाम आया है। कौन से राज्य से सबसे अधिक आंतरिक प्रवास होता है, मतलब कौन राज्य से लोग जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद बिहारो है, ना चिंता करना। 26 लाख आंतरिक प्रवास है, केवल उत्तर प्रदेश से 26 लाख लोग जा रहे हैं दूसरे दूसरे राज्य। कोई हरियाणा जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में कितनी, 26 लाख। बिहारों को रख लीजिए ना, 20 लाख रख ना लीजिए, तनिक ना होता है ना। सरकार कितनों अगर रोजगार देगी तो पूरा रिटर्न होने वाला नहीं है। कितनी सरकार रोजगार देगी, अगर एक फैक्ट्री अगर हर एक जिला में लगाया जाए, चलिए एक फैक्ट्री लगाने से आप 10,000 मजदूरों को ले आएंगे, ठीक है, 10,000 को ले आएंगे। अगर हमारे यहाँ 20 लाख प्रवास देखने को मिल रहा है अगर, तो 38 जिले हैं, और 38 जिले के हिसाब से अगर चला जाए तो कितने आ जाएंगे, तो क्या होगा, इससे 4 लाख आ जाएंगे लोग, इससे ज्यादा नहीं आ जा पाएंगे। तभी तो हमारे बहुत सारे लोग प्रवास में रहेंगे ना। चलिए जो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें आंतरिक प्रवास कहां देखने को मिलती है, लेकिन सरकार को बढ़ाना चाहिए, सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। जितने लोग तो कम से कम करेंगे काम ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस नगर में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। देखिए कुछ नगर ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा, भारत का सबसे प्रमुख नगर मुंबई है, जहां पर प्रवासी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कहां, मुंबई। प्रवास की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां दिखाई पड़ेगी आपको, मुंबई में। आगे प्रवास के आर्थिक परिणाम, अब चलेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे प्रवास के परिणाम। तो आर्थिक परिणाम कौन कौन है, तो याद रखिएगा, नंबर 1, जब मान लीजिए कोई कहीं जाता है, तो खाली ढनन ढनन करने थोड़ी जाता है जी, जाता है तो कुछ आमदनी खातिर। अब वहां जाएगा तो कुछ तो कमाएगा,
और जब कमा के भेजेगा तो हमारी क्या होगी? उन्नति। अब मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य में से 2 सदस्य अपने घर से दूर किसी दूसरे देश में अगर जा रहा है, अगर वहां से अच्छी रकम भेज रहा है, मोटी रकम भेज रहा है, तो आपकी घर की उन्नति क्या होगी? बहुत अच्छा होगी, आर्थिक स्थिति सुधर गई। छोड़िए देश की बात, अपने राज्य में ही कोई दूसरे शहर में चला गया हो, गांव के घर को काम को छोड़ करके वो चला गया है, और गांव में तो कोई मतलब खेती बाड़ी पशुपालन था, उसके उससे ज्यादा होगा नहीं, तो वो चला गया है, तो वहां पर से आने के बाद उसकी आमदनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आर्थिक परिणाम क्या होता है कि उस देश की, उस राज्य की या उस व्यक्ति का खूब उन्नति देखने को मिलता है। किसके कारण? प्रवास के कारण, क्योंकि पैसा वहां से बहुत ज्यादा आता है। अब पर्यावरणीय परिणाम क्या होता है? तो हमने बताया था आपको कि प्रवास के कुछ पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, जिनमें हमने बताया था नंबर 1 में हाँ, तो पढ़ रहे थे हम लोग प्रवास के सामाजिक परिणाम, सॉरी पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम का मतलब हुआ कि मान लीजिए जो प्रवास है जहां पर लोग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां आबादी बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण बढ़ने से क्या समस्या होती, समझ रहा है ना? कई तरह की बीमारियां होती है। यही तो हमारी पर्यावरणीय परिणाम है। प्रवास होने से, उस क्षेत्र में आवास बढ़ने से पर्यावरणीय परिणाम देखने को मिलता है, यानी प्रदूषण देखने को मिलता है। आगे प्रवास के सामाजिक परिणाम क्या है? सामाजिक परिणाम का मतलब होता है कि समाज में किस तरह के बदलाव। तो देखिए प्रवास से सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलता है। अब कहेगा नहीं समझे, ऐसे समझिए ना। देखिए आप जब कहीं जाते हैं तो वहां की जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, पोशाक और भोजन है, आप अपना लेते हैं। फिर जब रिटर्न आते हैं तो आप उसी तरह को यहाँ पर व्यवहार करना शुरू करते हैं, है कि नहीं है? खास करके ये सब ज्यादा किस में देखने को मिलती है? लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है। हमने बताया था आपको कि अगर कोई लड़कियां गांव से शहर में जाती है पढ़ने के लिए, तो जाएगी तब प्रणाम करेगी, सीधा प्रणाम सर। लेकिन जैसे ही महीना 2 महीना भी हो जाएगा तो वह कैसे कहेगी? कैसे बोलेगी? हाँ हेलो सर, ऐसे हेलो। हाँ हाँ, देखिए ये क्या है? ये परिवर्तन है। ये जब वो वापस गांव में आएगी तो वैसे ही कपड़ा, वैसी ही पोशाक, है ना, वैसे ही उसका व्यवहार चाल चलन। यानी कहने का अर्थ है कि ये परिवर्तन कहाँ से मिलती है उसको? कहाँ से मिलती है? हाँ, सामाजिक परिणाम देखने को मिलता है। किसके कारण? प्रवास के कारण। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रवास का जननांकीय परिणाम। प्रवास का जननांकीय परिणाम, यानी जननांकीय का मतलब होता है कि जब प्रवास होती है ना, तो जहां से प्रतिकर्ष होती है वहां की जनसंख्या कमती है, और जहां का अपकर्ष होता है जनसंख्या वहां बढ़ती है। यानी जनसंख्या कहीं कम ना और कहीं बढ़ना, यही तो कहलाता है जननांकीय परिणाम। बहुत अच्छा, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। ये सब क्वेश्चन को बतावे वाला है, ये तो अपने आप समझ जाइएगा। चलिए फिर भी सुन लीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है ना? परीक्षा में जाइएगा भट मार दीजिएगा धड़क से। अपकर्ष कारक कौन कौन है? तो अपकर्ष का मतलब होता है आपको क्यों आकर्षित कर रहा है। तो जहां रोजगार के अवसर होते हैं, अच्छी जलवायु वातावरण होती है ना, इसके अलावा वहां पर मतलब यातायात की सुविधा होती है, चिकित्सा सुविधा होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है ना, इन तमाम चीजें जहां पर होती है वहां पर लोगों को आकर्षण ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये थे हमारे कौन? अपकर्ष कारक। और कहता है प्रतिकर्ष कारक का है, तो जहां पर रोजगार के साधन नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जलवायु अच्छी नहीं है, तो इस जगह पर हम लोगों को क्या मिलती है? प्रतिकर्ष देखने को मिलती है। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष, ठीक है। आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मात्र 20 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। तो अगर आप इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर दिक्कत रहता होगा तो एक आध बार देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही रह, कल देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।